हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर ईयर 2019 के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सॉल्यूशन की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज हम लोग तीसरे लेक्चर में पहुंचे हुए हैं। और इस लेक्चर में हम लोग अति लघु उत्तरीय के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज कंप्लीट कर लेने वाले हैं। मतलब 15 के 15 क्वेश्चंस पूरे कर लेने वाले हैं। और वीडियो में बने रहें और देखते रहें, आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। और अच्छे समझ में आने के बाद से फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर देखते रहें और चलते हैं वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन कहता है बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब ये होता है ऐसा शिक्षण जिसमें मुख्य रूप से जो है बालक प्रधान होता है। मतलब जिसमें मुख्य रूप से बालक या बच्चों को ध्यान में केंद्रित करके शिक्षा दिया जाता है। तो इस तरह के शिक्षण को बाल केंद्रित शिक्षण कहा जाता है। जैसे आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति, जितनी भी राष्ट्रीय एजुकेशनल पॉलिसियां बनी हैं, सभी एजुकेशनल पॉलिसियां इस समय की सभी यही बताती हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। मतलब शिक्षण क्षेत्र में सबसे प्रमुख बच्चा होना चाहिए। बालक को ही आधार मान करके शिक्षण कार्य आजकल हो रहा है। दूसरा कह रहा शिक्षक केंद्रित शिक्षण। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या है? जब शिक्षण क्रिया में शिक्षक प्रमुख हो जाता है तो उस प्रकार की शिक्षण को शिक्षक केंद्रित शिक्षण कहते हैं। ये पद्धति पहले हुआ करती थी, प्राचीन पद्धति है। प्राचीन पद्धतियों में शिक्षक केंद्रित शिक्षण हुआ करता था। मतलब शिक्षक प्रमुख होता था और विशेष होता था। शिक्षक के हाथ में सारी विषय मतलब सारी योग्यताएं होती थी और बालक पे कोई विशेष योग्यता नहीं होती थी। बालक प्रधान नहीं होता था, शिक्षक प्रधान होता था, शिक्षक प्रमुख होता था। तो इस दोनों में इस प्रश्न का उत्तर फिर से आप समझ लें। क्या लिखेंगे आप? बाल लिखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक प्रमुख होता है, बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाता है। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक प्रमुख होता है और शिक्षक प्रमुख होकर के शिक्षण कराया जाता है। और यह प्राचीन पद्धति है। तो इस तरह से पहले प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है और थोड़े कठिन भी है। तो निदानात्मक शिक्षण से ही समझ में निदान किया जाए। निदान किसके किया जा सकता? निदान समस्या का किया जा सकता है। इस तरह से निदानात्मक जो शिक्षण होता है ये समस्या समाधान में किया जाता है। समस्या समाधान में किया जाता है। जब बच्चों में किसी तरह की समस्या होती है, उस तरह उसकी समस्या का समाधान करते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षण को निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण वो होता है जब बच्चे किसी तरह की असफलता प्राप्त करते हैं, असफलता मिलती है किसी चीज में, वो सफल नहीं रहते हैं किसी चीज में, उन्हें बार बार परेशानी आती है। तो इस तरह की जो शिक्षण होती है उसका निवारण करने के लिए जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है उस शिक्षण विधि को कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका प्रश्न फिर से क्लियर हो जाए। निदानात्मक, आप आंसर में लिखेंगे निदानात्मक शिक्षण में शिक्षक बालकों के समस्या समाधान हेतु कार्य करता है और बालकों की समस्या का समाधान, समस्या को पहचान करके उनका समाधान करता है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक बालकों की किसी विशेष क्षेत्र में हुई असफलता को ध्यान में रखते हुए, असफलता को देखते हुए उसका निदान करता है। तो इस तरह से
इस प्रकार के शिक्षण को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण का उल्लेख कीजिए। एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है, एक अच्छी प्रस्तावना है, प्रस्तावना के 2 गुण लिखिए। तो प्रस्तावना के 2 गुण, पहला गुण प्रस्तावना का यही होता है कि प्रस्तावना हमेशा बालकों के पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। पहली गुण होती है प्रस्तावना के कि बालकों की जो प्रस्तावना उनके बालकों के बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। और दूसरा प्रस्तावना के गुण ये होते हैं कि इस तरह से हमें प्रस्तावना प्रस्तुत करना चाहिए कि बालक या बच्चे खुद स्वयं प्रकरण का उल्लेख करें। बच्चे खुद प्रकरण का उल्लेख करें, ऐसा होना चाहिए। इस तरह की प्रस्तावना होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनता है? इस प्रश्न का उत्तर बनता है एक अच्छी प्रस्तावना के, आप लिखेंगे एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण में लिखेंगे। नंबर 1, प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए प्रस्तुत किया गया हो। पहला उल्लेख हो गया। दूसरा, प्रस्तावना इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे खुद प्रकरण का उल्लेख कर दें। तो इस तरह से ये दूसरा गुण हो गया। तो प्रस्तावना के ये 2 गुण हो गए। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है? काठिन्य निवारण मतलब कह रहा काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है? तो काठिन्य निवारण साहित्य पद्य साहित्य आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पद्य साहित्य पद्य साहित्य पाठ्य योजना का घटक है। पद्य साहित्य पाठ्य योजना का घटक है। ठीक है। और इसका क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, इसके द्वारा इसका प्रयोग साहित्य योजना को समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, संदर्भित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? संदर्भित करने के लिए काठिन्य निवारण का मतलब हम प्रयोग करते हैं। किसी विषय विशेष को, विशिष्ट चीज को प्रस्तुत करने के लिए जब संदर्भित किया जाता है, और तो उसके लिए हम काठिन्य निवारण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन क्या रहा? शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, कह सकते हैं TLM होता है। जो TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, इस सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी करनी चाहिए? तो रख रखाव में पहला कह सकते हो इसके लिए उचित स्थान होना चाहिए, उचित कमरे होना चाहिए। ये हो गया। दूसरा, उसे सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, जिससे उसमें कीड़े इत्यादि न लगें, और वो क्या हो, सुरक्षित रहे, खराब न होने पाए। तीसरी विशेषता कह सकते हैं कि ये उचित होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अगली कह सकते हैं ये रख रखाव में ये भी होना चाहिए कि उसका नियमित प्रयोग भी होना चाहिए, क्योंकि अगर नियमित प्रयोग नहीं किया जाएगा तब भी वो खराब हो जाएगा। तो इस तरह से 3-4 चीजों को आप लिख सकते हो, और शिक्षण एवं सामग्री के बारे में ये चीजें हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या रहा? गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम बताइए। मतलब गणित किट के, गणित पढ़ाते समय या गणित लगाते समय बच्चों को
किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताइए, कौन कौन से उपकरण अक्सर बच्चे प्रयोग करते हैं। तो उपकरण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उपकरण आप कह सकते हो, एक हो जाता है चांदा कह सकते हो, ठीक है, एक चांदा कहा जा सकता है, प्रोटेक्टर कह सकते हैं, चांदा प्रोटेक्टर हो सकता है। और फिर दूसरा क्या कह सकते हो, पटरी कह सकते हो, स्केल कह सकते हो, स्केल कह सकते हो। इस तरह से और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें हैं। तो आज हम लोग अति लघुत्तरी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिए। तो वीडियो में जो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है या कुछ सुझाव देना है तो कमेंट में लिखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।